हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज इस नई वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के लिए यू वी और आर के बीच में रिलेशन हमें डिराइव करना है और उसके बाद फोकल लेंथ एफ और आर के बीच में भी रिलेशन हम डिराइव करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमने एक ये स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर लिया हुआ है जिसका इधर वाला पार्ट स्मूथ पार्ट होगा और इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड पार्ट होगा। हमको मालूम है स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, उसके बीच वाला पॉइंट जो है पोल होता है जिसको हम यहाँ पे P से डिनोट कर रहे हैं। और इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और C और P को जोड़ती हुई लाइन अगर हम आगे पीछे बढ़ा दें तो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है वो CIP, ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस होगी इस लेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं कि इस केस में हम पैरेक्सियल रेज ही कंसीडर करेंगे। पैरेक्सियल रेज का मतलब ये होगा कि इस लेंस को हम इतना छोटा लेते हैं, इस लेंस को हम इतना छोटा लेंगे कि ये जो जितने भी एंगल्स रेज बना रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से या कोई भी एंगल्स बना रही होंगी, जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे। और जब ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो उस केस में हम टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एज्यूम कर सकते हैं। ओके, ये एज्यूम कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि अगर ये लेंस बहुत छोटा है उस केस में ये P पॉइंट जस्ट A के नीचे आ जाएगा, सच दैट अगर हम A से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अगर A से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ये पॉइंट होगा वो P होगा। ओके, या फिर हम कह लें कि लेंस इतना छोटा होता है कि A जो होता है वो P के जस्ट वर्टिकली अबव होगा, या फिर हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे O लिया है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे जो कि मिरर पे A पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। अब हम इस A पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे, जहां जो कि यहां डैश लाइन करके शो हो रही है CA लाइन, तो CA जो होगा A पॉइंट पे नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो इंसिडेंट लाइट का इस नॉर्मल से जो एंगल ये वाला एंगल होगा, अगर इसको हम मान लें ये थीटा है, तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इससे सेम इतना ही एंगल थीटा बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे AI पाथ से आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये AI जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अब इस O का इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी जो है रे होगी वो हम आसान सी रे लेंगे और वो रे होगी O से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और P प्रिंसिपल पोल पे गिरेगी। ओके, जब पोल पे गिरेगी तो चूंकि ये लाइन OCP खुद मिरर के परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे इसी रे पे इसी रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ, तब इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए along द पाथ PICO वापस चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, एक रे हो गई AI और दूसरी रे हो गई PICO। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे I पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमको मालूम है कि जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट जो है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ये I पॉइंट O का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि O की P से डिस्टेंस U होगी एज पर स्टैंडर्ड एजम्पशन। ठीक है, और इमेज की पोल से डिस्टेंस हम V लेते हैं नॉर्मली, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को हम R लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल काम कर लेते हैं और हम ट्रायंगल OAI कंसीडर करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल OAI में हम देखेंगे, ट्रायंगल OAI में हम देखेंगे कि ये जो
गामा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 थीटा। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि गामा इन द ट्रायंगल ओ आई गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और अब हम फिर ट्रायंगल ओ ए सी कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम यहां पे ट्रायंगल ओ ए सी कंसीडर करेंगे। तो इस ट्रायंगल ओ ए सी में हम देखेंगे कि ये जो बीटा एंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो उसी से कि एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पे बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से थीटा को हमें गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 2 बीटा प्लस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर हम 3 कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करने पे हमें जो मिलेगा यहां पे 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा, या फिर हम कह लें कि यहां पे मिलेगा 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा, या फिर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब हम देखिए यहां पर कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। यहां पर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी कंसीडर करेंगे, या फिर ओ पी ए राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो इसमें यहां पे एक पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे हम देखेंगे ट्रायंगल ओ पी ए, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर एपी अपॉन बेस पीओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और चूंकि ये हमें मालूम है इस केस में एंगल्स बहुत छोटे हैं, पैरेक्सियल रेज है, तो ये अल्फा के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है सी ए पी, ट्रायंगल सी पी ए, ठीक है। ट्रायंगल सी पी ए फिगर में हम देखते रहेंगे, ट्रायंगल सी पी ए। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि tan बीटा इज इक्वल टू होगा एपी, tan बीटा इज इक्वल टू होगा एपी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा पीसी, ओके। और ये हमें मालूम है क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो ये बीटा के बराबर होगा। सिमिलरली हम एक और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे आईपीए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आईपीए। इस ट्रायंगल में भी हम देखेंगे कि tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एपी बाई पी आई, ओके, एपी बाई पी आई। और हमको ये भी एंगल बहुत छोटा है तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा ले सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 4 को अगली स्लाइड में दोबारा से हम रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से रीराइट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने वहां पे लिया था अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 हम लोगों ने डेराइव किया था, ओके।
तो अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा की वैल्यू आई थी एपी बाई पीओ प्लस गामा की वैल्यू आई थी एपी बाई पी आई इज इक्वल टू टू इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था पिछले स्लाइड में एपी बाई पीसी। ओके, अब हम देखेंगे इसमें दोनों तरफ से एपी कट जाएंगे, तो यहां से हमें जो रिलेशन मिलता है 1 बाई पीओ प्लस 1 बाई पी आई इज इक्वल टू 2 बाई पीसी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पे कि पीओ इज इक्वल टू यू है और पी आई इज इक्वल टू वी है और पी सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंसेस जो हैं, ये सारी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखिए यहां पर ये है, ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट में है पी आई पी सी पी ओ। तो ये सारी ही नेगेटिव होंगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था। ठीक है, साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये विद साइन हम इस इक्वेशन नंबर 5 में, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 अगर हम मान लें में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा कि अब जब हम विद साइन यहां पे रखेंगे तब जो फॉर्मूला मिलेगा वो फिर किसी भी टाइप के मिरर में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये यहां पे 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई माइनस वी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फाइनली 1 बाई नहीं होगा, देखिए ये 2 था, यहां पे 2 हमको नहीं भूलना है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको करते हैं। तो जो फाइनल रिलेशन बिटवीन यू वी आर हमको मिलता है ये है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 बाई आर, जहां पे आर इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आर इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। ओके, तो ये रिलेशन देखिए थोड़ा और अच्छे से सुंदर से लिख देते हैं इस इक्वेशन नंबर 6 को 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 बाई आर। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से, ये तो हमारा डेराइव हो गया यू वी आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम डेराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड 1 बाई यू। देखिए ये रिलेशन हम दोबारा लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2 बाई आर। अब हम रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर डेराइव करेंगे। तो अच्छा, हमको मालूम है कि अगर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज अगर आ रही हैं तो वो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट जब होती हैं तो वो हमेशा मिरर के फोकल पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, मिरर के फोकल पॉइंट एफ पे मिलेगी, जहां की एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के होंगी जब वो मिरर पे इंसिडेंट होंगी और जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली फोकल पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी वो इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और इस केस में v इज इक्वल टू, जहां पे इमेज फॉर्मेशन फोकल पॉइंट पे होगी क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रेज फोकल पॉइंट पे मिल रही हैं, तो v इज इक्वल टू f हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर इक्वेशन नंबर 6 में, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 था, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई f इज इक्वल टू 2 बाई r। ओके, अच्छा 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है तो यहां से हमको मिलेगा f इज इक्वल टू r बाई 2। ये रिलेशन मिलेगा बिटवीन द f एंड r।
मतलब ये 7 इक्वेशन नंबर 7 इसको मान लेते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो ये आज का डेरिवेशन हमारा पूरा हुआ और उम्मीद है बच्चों आपको इससे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।